7 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार को हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत हरली ग्राउंड में महापंचायत रखी गई है। आखिर कोयला खदान खोलने से लोगों को रोजगार मिलेगा और देश की विकास की गति तेज होगी, फिर भी लोग क्यों नहीं देना चाहते हैं अपनी जमीन के 9 चिमनी भट्ठों को अवैध करार देते हुए कार्रवाई की गई है। अब आप ही बताइए, इसका असर टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी पर तो नहीं पड़ने वाला, बल्कि इसका सीधा असर बड़कागांव और आसपास के क्षेत्र की जनता पर पड़ने वाला है। एक बात दिमाग में घुसा लीजिए, बड़कागांव के पश्चिमी क्षेत्र को तो हमने खो दिया, लेकिन यदि बड़कागांव को बचाना है तो हर हाल में पूर्वी क्षेत्र को बचाना होगा। उपजाऊ ज़मीन बंजर हो गई कोयले की काली आग में। उपजाऊ ज़मीन बंजर हो गई कोयले की काली आग में। आँखों के सामने कब्र खुद गया, पर दिख नहीं रहा इस दौड़ भाग में। गांव की जायदाद लुट गई, फिर भी खुश हैं लोग हजारीबाग में। खेती छीन गई, हुनर लुट गया, किसान हुए बेरोजगार। आंखों में पट्टी बांधकर तमाशा देख रही सरकार। भूमि अधिग्रहण कानून को ताक पर रख फर्जी ग्राम सभा कराया जाता है। लड़ने निकले अपने हक के लिए जो, उन पर झूठे मुकदमे डाल लाठियां बरसाया जाता है। विश्व गुरु की क्या यही रह गई है पहचान? यही चलता रहा तो बहुत जल्द विलुप्त हो जाएगा भारत का किसान। 7 नवंबर 2025 दिन शुक्रवार को हजारीबाग जिले के बड़कागांव प्रखंड अंतर्गत हरली ग्राउंड में महापंचायत रखी गई है। आप सभी को तो पता ही होगा, यह महापंचायत किसानों की अपनी ज़मीन, अपनी धरा को बचाने की लड़ाई है। परंतु इस महापंचायत से कुछ सवाल खड़े होते हैं जो मैं आपसे पूछना चाहता हूँ। जैसे, क्या ग्रामीणों की यह ज़मीन बचाने की लड़ाई सफल हो पाएगी? रैयतों की होगी जीत या कंपनियों का छल प्रपंच किसानों पर पड़ेगा भारी? क्या देश में बिजली की मांग को पूरा करने के लिए किसानों को हठधर्मिता छोड़ देनी चाहिए और अपनी ज़मीन दे देनी चाहिए? आखिर कोयला खदान खोलने से लोगों को रोजगार मिलेगा और देश की विकास की गति तेज होगी, फिर भी लोग क्यों नहीं देना चाहते हैं अपनी ज़मीन? इन तमाम सवालों के जवाब आज के इस वीडियो में हम जानने की कोशिश करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। जोहार, नमस्कार। सफ़र 24 से मैं रंजन कुमार। सबसे पहले हम ये जानेंगे कि क्या देश में बिजली की ज़रूरतों को पूरा करने के लिए कोयला ज़रूरी है? तो इस सवाल का जवाब है जी हाँ। भारत में वर्तमान बिजली की पूर्ति के लिए कोयला बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दूसरे ऊर्जा के स्रोत अभी उतने पुख्ता तरीके से देश में काम नहीं कर रहे हैं। हालांकि देश के आज़ाद हुए 78 साल हो गए, परंतु आज भी हम अपने 75% बिजली के लिए कोयले पर निर्भर हैं और 2070 तक हम लोग अपनी ऊर्जा ज़रूरतों के लिए कोयले पर ही निर्भर रहेंगे। ये वर्तमान में भारत सरकार का कहना है। यानी 50 साल अभी हम और प्रदूषण फैलाने की कसम खा चुके हैं, और इन सभी का श्रेय हमारे देश के कर्णधार नेताओं को और करप्ट अधिकारियों को जाता है। जी हाँ, जो हमारे देश को दीमक की तरह खा रहे हैं। खैर, वर्तमान स्थिति के अनुसार हमें ऊर्जा ज़रूरतों की पूर्ति के लिए निसंदेह कोयले की आवश्यकता है, परंतु यहाँ एक सवाल उठता है कि क्या कोयला निकालने के लिए जो नियम और कानून बनाए गए हैं, क्या सरकार और कंपनियाँ उसका पालन करती है? इसका जवाब है बिल्कुल नहीं। जी हाँ, कोयला निकालने के लिए जो नियम कानून बने हैं, सरकार और कंपनियां इन नियम कानून को ताक पर रख चुकी है। इसे समझने के लिए हम कुछ नियम जानना ज़रूरी है, हमें कुछ नियम जानना ज़रूरी है। जैसे, कोयला निकालने के लिए उपजाऊ और बहुफसली ज़मीन का उपयोग नहीं किया जा सकता, लेकिन इस नियम की खुलेआम धज्जियाँ उड़ाई जा रही हैं। 80% रैयतों की सहमति के बिना जमीन अधिग्रहण नहीं किया जा सकता। उचित मुआवजा के साथ साथ जहां खनन होगा उस क्षेत्र में स्थानीय लोगों को रोजगार उपलब्ध कराने का भी नियम है। घने जंगलों को काटकर कोयला खनन नहीं कर सकते हैं आप, यह भी नियम है। बल्कि आसपास यदि जंगल है तो उन्हें कोयला खनन से होने वाले प्रदूषण से बचाने की जिम्मेवारी कोल कंपनियों की होती है। खनन से प्रभावित क्षेत्र में लोगों को फ्री शिक्षा, बिजली, पानी और स्वास्थ्य की सुविधा भी उपलब्ध करानी है। और सबसे बड़ा नियम, यदि ज़मीन खनन के लिए अधिग्रहित कर ली गई है
तो 30 वर्ष के बाद उस ज़मीन को उपजाऊ बनाकर रैयतों को पुनः वापस करना है। ऐसे बहुत सारे नियम कानून हैं जिसकी लंबी फेहरिस्त है, परंतु इस सारे नियम कानून को कंपनियां और सरकार अपनी जेब में रखकर चलती है और रैयतों और स्थानीय लोगों से छल प्रपंच एवं लाठी बंदूक के बल पर जमीन अधिग्रहण और खनन का कार्य किया जाता है। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब सरकार कोयला निकालने के लिए नियम कानून का पालन नहीं कर रही है तो गांव के लोग भारत की बिजली ज़रूरतों को पूरा करने का ठेका ले रखे हैं क्या? मैं पूछता हूँ, आखिर सरकार किसान क्यों देंगे अपनी ज़मीन जब उनकी एक नहीं सुनी जाती? क्यों हम किसान गांव वाले शहर वालों के ऐशो आराम के लिए अपना सब कुछ निछावर कर दें, जब महानगरों में रहने वाले लोगों को गांव वालों की कोई चिंता ही नहीं है? देश का किसान देश को अन्न भी दे और अपनी कला संस्कृति की चिता जलाकर शहरों को रोशन भी करे। वाह! अगर भारत का विकास गांव को नर्क में मिलाकर करने की योजना है तो नहीं चाहिए हमें ऐसा विकास। हमें नहीं चाहिए अंग्रेजी स्कूल, हमारे लिए गुरुजी की पाठशाला ही ठीक है। हमें नहीं चाहिए 4 लेन रोड, हमारे लिए गांव की पगडंडियां ही ठीक है। नहीं चाहिए हमें आपका हाईटेक अस्पताल जहां इलाज के नाम पर लोगों को लूटा जाता है। हमें तो वैद्य जी की दवाई ही पसंद है। नहीं चाहिए हमें ऐसी एसी की ठंडक, हमें तो पेड़ की छांव ही पसंद है। नहीं चाहिए हमें बॉटल का वाटर, हमें तो झरने का पानी ही पसंद है। नहीं चाहिए शहरों का कृत्रिम पार्क, हमें तो अपना जंगल झाड़ ही पसंद है। नहीं चाहिए हमें तुम्हारी बुलेट ट्रेन, हमें तो बैलगाड़ी और घोड़े की सवारी ही पसंद है। तुम्हारे विकास की आग में हम झुलस जाएं, इससे अच्छा तो है कि हम अपनी धरती माँ की गोद में लिपट कर ही मर जाएं। विकास की आग में बीमारियों को पैदा करते हो तुम और फिर इलाज के नाम पर हम ही को लूटते हो तुम। विकास के नाम पर जिस धरती माँ की गोद को बंजर करने का घिनौना काम किया जा रहा है, मुझे बताओ रईस के औलादों, तुम्हारे एक शहर का नाम जहाँ शुद्ध हवा मिलती हो। बताओ एक शहर का नाम जहाँ गांव जैसी सभ्यता संस्कृति मिलती हो। मुझे बताओ एक शहर का नाम जहाँ स्नान करने लायक नदियाँ बची हो। बताओ एक शहर का नाम जहाँ भूख मिटाने के लिए अन्न उपजाते हो। बताओ तेरे एक शहर का नाम जहाँ लोग 100 साल तक जीते हो। अगर है कोई ऐसा शहर तो बताओ, नहीं तो फिर क्यों तुले हो बर्बाद करने पर हमारे गांव, जहां देश की 70% आबादी का पेट भरता है। क्यों नष्ट करना चाहते हो हमारे गांव को जहां हमारे देश की आत्मा बसती हो। आप माने या ना माने, विकास के नाम पर पूरे विश्व में मानव जाति के जीवन को समाप्त करने की तैयारी चल रही है। विश्व के आम जनमानस को कीड़े मकोड़े समझ बैठे हैं ये राजनेता लोग। इसलिए हमें पूरी ताकत से लड़ना होगा। और फिर धरती माँ को बचाने की लड़ाई हम गांव वाले क्यों ना लड़ें? अगर हमारी लड़ाई आपको इतनी ही बुरी लगती है तो फिर क्यों लड़ रहे हैं पाकिस्तान से पीओके को बचाने की लड़ाई? क्यों लड़ रहे हैं चीन से लद्दाख और अक्साई चीन को बचाने की लड़ाई? क्यों लड़ रहा है रसिया और यूक्रेन जैसे देश अपने ज़मीन को बचाने की लड़ाई? क्यों लड़ रहा है इजराइल फिलिस्तीन से? क्यों लड़ रहा है अफ़गानिस्तान तालिबान से? जब ज़मीन बचाने की लड़ाई पूरे विश्व में चल रही है तो हम गांव वाले अपनी ज़मीन बचाने की लड़ाई क्यों ना लड़ें? आप लोगों ने सुना होगा बड़कागांव के 9 चिमनी भट्ठों को अवैध करार देते हुए कार्रवाई की गई है। अब आप ही बताइए, इसका असर टाटा, बिरला, अंबानी, अडानी पर तो नहीं पड़ने वाला, बल्कि इसका सीधा असर बड़कागांव और आसपास के क्षेत्र की जनता पर पड़ने वाला है। हमको और आपको महंगे ईंट खरीदने होंगे, हमारे घर बनाने का सपना महंगा हो जाएगा। 9 चिमनी भट्ठे बंद किए जाएंगे, इससे कितने लोगों का रोजगार छिन जाएगा आपको पता है? हम अवैध भट्ठों पर कार्रवाई के समर्थक नहीं हैं, परंतु क्या अवैध काम केवल जनता कर रही है? क्या सरकार और कंपनियां अवैध काम नहीं करती हैं? क्या कंपनियों के माइंस में सारा काम लीगल तरीके से चलता है? सवाल तो ये भी है ना। फिर अवैध कामों की सज़ा केवल गांव वालों को, गांव की जनता को क्यों मिलती है? अवैध काम करने वाली सरकारें, अधिकारियों और कंपनियों के प्रबंधक को सूली पर क्यों नहीं लटका दिया जाता? माइनिंग के लिए हजार पेड़ काटने वाली अडानी कंपनी का लाइसेंस क्यों रद्द नहीं किया जाता? सीधी सी बात है, सरकार और कॉरपोरेट की नज़र में सबसे बड़ा मूर्ख जनता है। लेकिन शायद ये लोग भूल रहे हैं, जब जनता अपने पे आ जाएगी तो मुंह छुपाने की जगह नहीं मिलेगी। करप्ट नेताओं और अधिकारियों को हालिया में हुए नेपाल के जेनजी आंदोलन से सबक लेनी चाहिए। खैर, एक बात और बताना चाहेंगे, कुछ लोग हैं जो अपने को ज़्यादा होशियार समझते हैं।
उन्हें ऐसा लगता है कि बड़कागांव में एनटीपीसी और अडानी जैसी कंपनियां आ गई हैं तो हमारा गांव अब नहीं बचेगा, और इसलिए अपना सब कुछ बेच बाच कर बड़कागांव छोड़ दिए हैं या फिर छोड़ने की तैयारी कर रहे हैं। ऐसे लोग मेरी नज़र में होशियार नहीं बल्कि डरपोक हैं, क्योंकि ऐसे लोग अपनी ज़मीन, अपनी जन्मभूमि, अपनी कर्मभूमि को बचाने की लड़ाई नहीं लड़ना चाहते, बल्कि अपनी माँ के आंचल रूपी धरा को बुरे हाल में छोड़कर भाग जाना चाहते हैं। ऐसा करने वालों को अपनी सभ्यता, संस्कृति और दूरदृष्टि भविष्य की कोई खास चिंता नहीं होती। वे वर्तमान में जी रहे होते हैं और बड़े गर्व से कहते हैं हम अपने बच्चों का भविष्य सुरक्षित कर रहे हैं, लेकिन वास्तव में वे केवल अपने आने वाले 20 से 30 वर्षों की ज़िंदगी को ही सुरक्षित कर रहे होते हैं। वे शायद ये भूल जाते हैं कि उनके पुरखों की जायदाद उन्हें सदियों से सुरक्षा और मान सम्मान देता आ रहा है और देता रहेगा। एक बात समझ लीजिए, अपनी ज़िंदगी को संवारने के लिए दुनिया से लड़कर जब आप हार जाते हैं तो पुरखों की यह जायदाद ही आसरा देती है और फिर से उठ खड़ा होने और जीने का हौसला देती है। लेकिन जब यह पुरखों की जायदाद नहीं बचेगी तो जीवन से लड़कर जब आप हार जाएंगे, कुछ हासिल नहीं कर पाएंगे, तो उस दिन आप अपने आप को फांसी लगाने के नौबत पर पहुंचेंगे। आपको फिर से जीने की इच्छा नहीं रहेगी। और आजकल बूढ़े हो जाने के बाद तो पता ही है कितनी ख्याल रखती है आजकल की पीढ़ी, ये तो आप लोगों को अच्छे से मालूम होगा। इसलिए एक बात दिमाग में घुसा लीजिए, बड़कागांव के पश्चिमी क्षेत्र को तो हमने खो दिया, लेकिन यदि बड़कागांव को बचाना है तो हर हाल में पूर्वी क्षेत्र को बचाना होगा। इसलिए 7 नवंबर की महापंचायत को ध्यान में रखें। उस दिन आपकी उपस्थिति का पैमाना ही दिखाएगा कि आप क्या चाहते हैं। बस आज इतना ही बोलूँगा, बाकी आप लोग खुद समझदार हैं। मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बने रहिए हमारे चैनल सफ़र 24 के साथ। जोहार, नमस्कार।